वीडियो देख रहे हैं उन सभी को नमस्ते। अध्याय 3 ऊष्मा हीट। पाठ उद्देश्य प्रस्तावना। ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा का मापन, ऊष्मा एवं ताप, विशिष्ट ऊष्मा, ताप मापने के पैमाने, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मीय क्षमता, ऊष्मा की मात्रा तथा मापने का सूत्र। प्रस्तावना। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को गर्म अथवा ठंडा करती है। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो गर्म अथवा ठंडे का अनुभव करते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे आग या उबलता जल करने से बहुत गर्म अनुभव होता है। ऊष्मा के बारे में जानकारी और जीवन में इनके महत्व को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस अध्याय में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मा। यदि आप किसी बर्तन को आग पर अथवा चूल्हे पर रखते हैं तो बर्तन बहुत जल्द गर्म हो जाता है। बर्तन जैसा पहले था वैसा ही दिखता है, लेकिन उसके भीतर कोई प्रक्रिया अवश्य होती है जिससे वह गर्म हो जाता है। यदि आपकी आंखें अणुओं को, वे छोटे कण जिनसे मिलकर वह बर्तन बना है, देख पाने में सक्षम होती हैं, आप देखते कि आग पर रखे बर्तन के भीतर अणुओं की गति ठंडे बर्तन के भीतर अणुओं की गति की अपेक्षा बहुत तीव्र हो गई है। इस प्रकार आप देख और समझ सकते हैं कि ऊष्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है और यह ऊर्जा आणविक गति के रूप में होती है। ऊष्मा के स्रोत। हम पृथ्वी पर ऊष्मा का अधिकांश भाग सूर्य से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के भीतर काफी गहराई पर भी ऊष्मा है। यह ऊष्मा ज्वालामुखी और गर्म धाराओं के रूप में पृथ्वी की सतह पर आती है। मनुष्य ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। कोयला और तेल आदि ईंधन है। ये ईंधन कार्बन युक्त होते हैं। ये कार्बन ईंधन जलाने पर वायु से ऑक्सीजन ग्रहण कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं भी ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। ऊष्मा के प्रभाव। ऊष्मीय ऊर्जा विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालती है। कुछ महत्वपूर्ण और साधारण रूप से दिखाई पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं। एक तापमान में परिवर्तन। जब किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो ठोस का ताप बढ़ने लगता है। कभी कभी अत्यधिक ऊष्मा देने पर ठोस पिघलने लगता है। ऊष्मा जो ठोस का तापमान बढ़ाती है, ठोस पदार्थ के अणुओं को गतिशील कर देती है अथवा उनके गति बढ़ा देती है। इस प्रकार ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा का तात्पर्य गति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मा होता है। दूसरा, द्रवों में विस्तार। जब धातुओं को गर्म किया जाता है तो उनका विस्तार हो जाता है, अर्थात धातुओं का आकार गर्म करने पर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। रेलवे अभियंता रेल पटरियों के बीच कुछ स्थान खाली छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे गर्मी के दिनों में सूर्य की तीव्र ऊष्मा से पटरियों में फैलाव होने पर वे मुड़ ना जाएं और दूर ही रहें। अब ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए क्या देखा, पटरी, प्लेट का बोल्ट, लकड़ी, प्लेट, बोल्ट, स्थान ये दिखाएगा फिगर द्वारा है कि ये जो समझाया गया क्यों गर्म जब होए तो उसका आकार बढ़ेगा। इस वजह से यहाँ पे दिखाया तो पहले ही छोड़ देते। क्रियाकलाप है फर्स्ट, बताइए। क्रियाकलाप। एक, द्रवों में ऊष्मीय प्रसार का प्रेक्षण करना। एक परख नली लें तथा रबड़ की ऐसी डाट लीजिए
जिसके बीच में छेद हो। इस छेद में कांच की एक ऐसी खोखली नली डालिए कि ये रबड़ की डांट में अच्छी प्रकार फिट हो जाए। परख नली को ऊपर तक रंगीन जल से भर दीजिए। अब नली लगी डांट को परख नली में लगाइए, जिससे कि थोड़ा सा जल नली में चढ़ जाता है। नली में जल के तल पर निशान लगाइए। अब परख नली को गर्म कीजिए तथा नली में जल के तल को देखिए। नली में जल का तल ऊपर चढ़ जाता है। अलग अलग धातुओं में ऊष्मा देने पर प्रसार की स्थिति भी अलग अलग होती है। द्विधात्विक पट्टिका धातुओं में प्रसार की मापने के काम में आती है। ऐसे पट्टिका दो भिन्न भिन्न धातुओं से मिलकर बनी होती है। जब इसे गर्म किया जाता है अथवा ठंडा किया जाता है तो पट्टिका का एक पदार्थ दूसरे की अपेक्षा तेजी फैलता है, सिकुड़ता है। इस कारण पट्टिका मुड़ झुक जाती है। गर्म करने पर पट्टिका की जो धातु अधिक फैलती है वह मुड़ी हुई वक्राकार पट्टिका के बाहर की ओर होती है। द्विधात्विक पट्टिकाओं का प्रयोग ताप नियंत्रण उपकरणों के स्विचों में होता है। इन उपकरणों को थर्मोस्टेट कहते हैं। जल को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए जल से भरी केतली को चूल्हे पर रखने पर गर्म जल बाहर गिरने लगता है। अत्यधिक गर्म जल वाष्प में बदल जाता है। वाष्प बहुत तीव्रता से फैलती है। अवस्था परिवर्तन। नंबर 3, पदार्थों को गर्म करने पर उनकी अवस्था में भी परिवर्तन संभव है। ठोस पदार्थों को निश्चित तापमान गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में आ जाते हैं। इसी प्रकार द्रवों को जब एक निश्चित ताप तक गर्म किया जाता है तो वे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। पदार्थों का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आना गलन कहलाता है। अवस्था में यह परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है। जिस ताप पर कोई ठोस पिघलता है और द्रव अवस्था में आता है उसे गलनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ का गलनांक ज्ञात करना। 500 मिली के एक बीकर में लगभग 200-300 ग्राम कुटी हुई बर्फ लीजिए। बर्फ के अंदर एक तापमापी रखिए। इसका ताप नोट कर लीजिए। बर्फ को नीचे से गर्म कीजिए तथा प्रत्येक 30 सेकंड के बाद ताप नोट करते जब तक कि सारी बर्फ पिघल ना जाए। जब तक सारी बर्फ नहीं पिघल जाती ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। ताप बर्फ का गलनांक है। द्रवों का गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्वथन कहलाता है। यह अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर ही होता है। जिस किसी ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होना शुरू होता है क्वथनांक कहलाता है। उदाहरण के लिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है जब तक कि बर्तन का पूरा जल इस ताप पर नहीं पहुंच जाता। क्रियाकलाप 3, जल का क्वथनांक ज्ञात करना। 500 मिली धारिता का बीकर लीजिए। बीकर में जल भरकर उसे नीचे से गर्म कीजिए। बीकर ताप बढ़ना आरंभ हो जाता है। बीकर को गर्म करना जारी रखिए। एक ऐसी अवस्था आती है जब जल उबलने लगता है तथा तापमापी 100 डिग्री सेल्सियस तथा ताप
इसके बाद भी यदि गर्म करना जारी रखें तो आप देखते हैं कि उबलते जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ताप 100 डिग्री सेल्सियस स्थिर रहता है, इसलिए शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। गुप्त ऊष्मा: जब एक बीकर में कुछ बर्फ डालकर उसे गर्म करते हैं तो यह 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलती है। पूरी बर्फ पिघलने पर इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जबकि एक दौरान लगातार ऊष्मा दी जा रही है। बर्फ पिघलना शुरू होने और पूरी बर्फ के पिघलने में आने के बीच ऊष्मा की आपूर्ति होती रहती है, लेकिन द्रव का ताप स्थिर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस दौरान दी गई ऊष्मा कहलाती है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब थर्मामीटर की सहायता से दी गई ऊष्मा की गणना की जा सकती है। पूरी बर्फ पिघल जाने के बाद द्रव का तापमान काफी तीव्रता से बढ़ता है। किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यह गुप्त ऊष्मा वास्तव में पदार्थ के अंतर आणविक बलों को तोड़ने में प्रयुक्त होती है और आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित होती रहती है। जब सभी अंतर आणविक बल टूट जाते हैं तो ऊष्मा द्रव का ताप बढ़ाने लगती किसी ठोस पदार्थ के ऊष्मा देने पर स्थिर ताप पर उसकी ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। इसका तात्पर्य है कि 0 डिग्री सेल्सियस स्थिर ताप पर 1 किग्रा बर्फ को द्रव में बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार द्रव के क्वथन में गुप्त ऊष्मा द्रव के अंदर आणविक बल को तोड़ने का कार्य करती है। इस अवस्था में ताप में वृद्धि नहीं होती है। किसी द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को जबकि अवस्था परिवर्तन के समय ताप स्थिर रहे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। इसका तात्पर्य है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप के लिए 1 किलोग्राम जल को इतने ही ताप पर वाष्प में बदलने के लिए 540 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। रासायनिक नंबर 4 रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन। आप दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी वस्तुएं देखते और उपयोग करते हैं जिनमें ऊष्मा के कारण रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रोटी का सेंकना और शरद ऋतु में पत्तियों का रंग बदलना ऐसे ही उदाहरण है। ये ऊष्मा परिवर्तन के कारण होने वाले रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार भोजन का पाचन भी इसका एक उदाहरण है। हम दूध और पानी को गर्म करके इनमें पाए जाने वाले घातक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। अधिकांश पक्षी अपने अंडों पर बैठकर उन्हें सेते हैं। पक्षियों की यह क्रिया अंडे को गर्म रखती है और उसमें से बच्चा विकसित होता है। ये ऊष्मा के जैविक प्रभावों के उदाहरण हैं। ऊष्मा का मापन ऊष्मीय ऊर्जा ताप के परिवर्तन अथवा अणुओं की गति में परिवर्तन लाती है, अतः ताप अणुओं की गति का मापन है। ऊष्मा मापन का मात्रक कैलोरी है। ये कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम द्रव जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा
उदाहरण के लिए जल का ताप 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस अथवा 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस कर दे। यहाँ ध्यान दें कि कैलोरियों की संख्या जो ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक है उस पदार्थ के द्रव्यमान पर भी निर्भर है जिसे गर्म किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 ग्राम जल का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 10 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। यदि जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के स्थान पर 10 ग्राम लिया जाए तो 10 कैलोरी ऊष्मा 10 ग्राम जल का मात्र 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएगी। ऊष्मा एवं ताप आमतौर पर लोग ऊष्मा और ताप को लेकर दुविधा में रहते हैं। यद्यप दोनों आपस में पूरी तरह संबंध है फिर भी ये दोनों ही अलग अलग हैं। इस बात को समझाने के लिए कि ताप और ऊष्मा अलग अलग हैं हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों को मापने की इकाई मात्रक भी अलग अलग है। ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं जबकि ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। इसके अतिरिक्त ऊष्मा की एक मात्रा अलग अलग पदार्थों में ताप परिवर्तन भी अलग अलग करती है जिससे सिद्ध होता है कि ऊष्मा और ताप एक नहीं दो भिन्न भिन्न चीजों से समान ऊष्मा से पदार्थों के ताप में अलग अलग वृद्धि का कारण पदार्थों की अलग अलग अवशोषण क्षमता है। ऊष्मा की आवश्यकता अणुओं तापमान अथवा गति परिवर्तन के लिए होती है अर्थात ताप अणुओं की गति का मापक है। किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडापन की तुलना करने की मात्रा ही ताप है। इसके विपरीत दो वस्तुओं में तापांतर के कारण ऊर्जा स्थानांतरण की मात्रा ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की ऊष्मा अवशोषण की क्षमता एबिलिटी ऑफ हीट एब्सॉर्प्शन को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयुक्त कैलोरी की मात्रा होती है। भिन्न भिन्न पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माएं भिन्न भिन्न होती हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 डिग्री सेल्सियस होती है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.093 होती है अर्थात तांबे के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी के 10वें भाग से भी कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बालू रेत की विशिष्ट ऊष्मा जल की विशिष्ट ऊष्मा से भी कम होती है। इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में धरती का ताप दिन में तेजी से बढ़ जाता है और रात में तेजी से गिर जाता है। भोज्य पदार्थों का मान भी कैलोरी में व्यक्त होता है क्योंकि जब भोजन पचता है तो ऊष्मीय ऊर्जा वियुक्त होती है जिनकी विमुक्त होती है। जितनी ऊर्जा भोज्य पदार्थ विमुक्त करते हैं वही उनकी कैलोरी मात्रा होती है। यहाँ थोड़ा सा अंतर है जिसे समझना होगा। भोज्य पदार्थों की मात्रा किलो कैलोरी में व्यक्त की जाती है। भोज्य पदार्थों की 1 किलो कैलोरी जिसे सी से लिखते हैं 1000 कैलोरियों सी के बराबर होती हैं। इधर देखेंगे पदार्थ विशिष्ट ऊष्मा वायु की कितनी है 0.24। एल्युमिनियम बताओ वायु 0.24 नहीं पढ़ेंगे 0.24 एल्यूमिनियम 0.21 तांबा 0.09 कांच 0.20 बर्फ कोष्टक -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस 0.55
0.55, पारा बटे मरकरी 0.03, समुद्री जल 0.93, जल 1.00, लकड़ी 0.42। ताप मापने के पैमाने किसी वस्तु की गर्माहट की माप ताप कहलाती है। किसी वस्तु को सिर्फ छूकर उसकी गर्माहट का स्तर सही ढंग से नहीं पता किया जा सकता है। ताप मापने के लिए विशिष्ट प्रकार का उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। थर्मामीटर तापमापी कहते हैं। तापमापी अर्थात थर्मामीटर एक कांच की नलिका होती है जिसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। इस बल्ब में पारा भरा होता है। कांच की नली में एक केस नलिका होती है जिससे पारा चलता है। कांच की नलिका में खाने बने होते हैं जिन पर चिन्ह अंकित होते हैं। आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले थर्मामीटर और प्रयोगशाला के थर्मामीटर ऐसे ही होते हैं। चिकित्सकीय कार्यों के थर्मामीटर भी ऐसे ही होते हैं। इसमें ताप की गणना डिग्री सेल्सियस में करते हैं। इसे डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करना। प्रयोगशाला तापमापी में दो मानक चिन्ह बने होते हैं। नीचे की ओर 0 डिग्री सेल्सियस का चिन्ह होता है जो बर्फ का गलनांक है तथा ऊपर की ओर 100 डिग्री सेल्सियस का चिन्ह होता है जो जल का क्वथनांक है। इन दोनों चिन्हों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक खंड को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। सुविधा के लिए प्रयोगशाला तापमापी में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे और 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक खाने चिन्हित होते हैं। प्रयोगशाला तापमापी कोष्टक -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस मोमबत्ती की ज्वाला का ताप नहीं बता सकता है क्योंकि मोमबत्ती की लौ का ताप 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। वैज्ञानिकों ने तापमापन के लिए एक अन्य पैमाने का भी आविष्कार किया जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। इस पैमाने पर ताप की गणना केल्विन में की जाती है। सेल्सियस पैमाने को भी केल्विन पैमाने में आसानी से बदला जा सकता है। इसके लिए सेल्सियस पैमाने के मान में 273 डिग्री सेल्सियस जोड़कर केल्विन पैमाने का ताप ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए केल्विन पैमाने पर जल 273 के कोष्टक 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। केल्विन पैमाने पर जल का उबलना क्वथन का बिंदु 373 के कोष्टक 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाने से अधिक उपयोगी होता है क्योंकि इनका निम्नतम ताप 0 डिग्री केल्विन 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है जिससे अत्यधिक निम्न स्तर के ताप की गणना आसानी से की जा सकती है। 0 डिग्री सेल्सियस अथवा -273 डिग्री सेल्सियस वह न्यूनतम ताप है जिस ताप तक कोई वस्तु पहुंच सकती है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। सेल्सियस पैमाने एवं केल्विन पैमाने का पारस्परिक तुलनात्मक चित्रण चित्र में दर्शाया गया है। सेल्सियस पैमाना केल्विन पैमाना ठीक। जल का हिमांक यहाँ 0 डिग्री 273, जल का क्वथनांक 373 दिखाया यहाँ पे। सेल्सियस पैमाने में 100 दिखाया गया यहाँ पे 373। परम शून्य ताप यहाँ पे केल्विन 0 है तो यहाँ पे -273 दिखाया। सेल्सियस पैमाना अथवा केल्विन पैमाना का ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा
डॉक्टरी थर्मामीटर अर्थात क्लिनिकल थर्मामीटर मनुष्य के शरीर का ताप मापने का काम करता है। ये थर्मामीटर ताप के बहुत छोटे परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच के ताप को ही माप सकता है। थर्मामीटर पर चिन्ह और खाने भी इसी प्रकार से बने होते हैं क्योंकि शरीर का ताप इस सीमा से अधिक परिवर्तित नहीं होता है। सामान्य रूप से मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग सबसे पहले थर्मामीटर के मापांक को ध्यान से पढ़ लीजिए। हम देखते हैं कि प्रत्येक खाने का मान 1 डिग्री सेल्सियस होता है जो 10 बराबर छोटे छोटे खानों में बटा होता है। अब थर्मामीटर के अंदर की चमकीली रेखा देखिए। इस रेखा का ऊपरी बिंदु ताप निर्धारित करता है। यह रेखा थर्मामीटर में ताप के अनुसार बढ़ती और घटती है। ये पारे की रेखा है। अब थर्मामीटर को पकड़कर इसे 2-3 बार तेजी से झटक कर पारे को एकदम नीचे कोष्टक 35 डिग्री सेल्सियस वाले खाने के नीचे ले आइए। अब थर्मामीटर का बल्ब वाला सिरा जीभ के नीचे रखिए। ध्यान रखिए कि इस समय थर्मामीटर को दांतों से नीचे दबाएं, बल्कि होठों नहीं दबाएं, बल्कि होठों से हल्का सा दबाएं, अन्यथा अधिक दबाव पड़ने पर यह टूट सकता है और पारा पेट में चला जाएगा, जिससे आपके जीवन को खतरा हो सकता है। कुछ ही देर में पारा ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। एक मिनट बाद थर्मामीटर मुंह से हटा लीजिए और पारे का पाठ्यांक लीजिए। यही हमारे शरीर का तापमान होता है। ये तुम्हारा बल्ब है, ये संकीर्ण मोड है। यहाँ 35-37 ये लिखा है। सामान्य शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बुखार हो तो बढ़े घटे यही चीज दिखाई है। क्लिनिकल थर्मामीटर के भीतर की पतली केस नली में जहां पारा गति करता है वहां बल्ब के पास संकीर्ण मोड़ होता है। यह मोड़ पारे को बल्ब में तुरंत वापस नहीं आने देता है, अतः आप थर्मामीटर का पाठ्यांक आराम से पढ़ सकते हैं। थर्मामीटर कई बार तो घंटों तक वही ताप देता है। पुनः प्रयोग करने के लिए थर्मामीटर को फिर 2-3 बार झटक कर पारा नीचे गिराते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर को भी गर्म जल में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से पारे में अप्रत्याशित प्रसार होगा और थर्मामीटर टूट सकता है। फारेनहाइट पैमाने पर मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है, जो सेल्सियस पैमाने पर 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस पैमाने तथा फारेनहाइट पैमाने में परस्पर परिवर्तन के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग होता है। सेल्सियस डिग्री से फारेनहाइट में बदलना। फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस डिग्री गुणे 9/5 + 32 फारेनहाइट डिग्री से सेल्सियस में बदलना। सेल्सियस डिग्री बराबर कोष्टक फारेनहाइट डिग्री -32 कोष्टक गुणे 5/9। उदाहरण के लिए मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पर 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मान फारेनहाइट पैमाने में ज्ञात करने के लिए सूत्र द्वारा 36 डिग्री सेल्सियस बराबर 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 37 गुणे
9/5 9/5 प्लस 32 बराबर 7.4 गुणे 9 गुणे 9 प्लस 32 बराबर कोष्टक 66.6 प्लस 32 कोष्टक बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का उदाहरण 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कोष्टक 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 कोष्टक गुणे 5/9 बराबर 66.6 गुणे 5/9 बराबर 7.4 गुणे 5 बराबर 37 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा की मात्रा। किसी वस्तु द्वारा ऊष्मा की मात्रा ग्रहण करना अथवा मुक्त करना निम्नलिखित बातों पर निर्भर है। एक, पदार्थ के निर्माण तत्व पर निर्भरता। भिन्न भिन्न तत्वों से बने पदार्थों की समान तापवृद्धि के लिए ऊष्मा की भिन्न भिन्न मात्रा आवश्यक होती है। पदार्थ के तापांतर पर निर्भरता। वस्तु का तापमान जितना अधिक बढ़ाना होता है, ऊष्मा की आवश्यकता भी उतनी अधिक होती है। वस्तु का द्रव्यमान। बड़े द्रव्यमान की वस्तुओं का तापमान एक निश्चित मात्रा में बढ़ाने के लिए उसी तापवृद्धि के लिए कम द्रव्यमान वाली वस्तु से अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा का मात्रक। सामान्य तौर पर ऊष्मा की मात्रा की गणना के लिए मात्रक कैलोरी होता है। 1 कैलोरी वह ऊष्मा की मात्रा होती है जो जल के 1 ग्राम भाग का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में काम आती है। ऊष्मा का बड़ा मात्रक किलो कैलोरी है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के काम आती है। खाद्य पदार्थों में ऊर्जा की मात्रा की गणना किलो कैलोरी में की जाती है। आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा अथवा ऊष्मा का मात्रक जूल है। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल। 184 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.184 गुणे कोष्टक 10 गुणे जूल होल क्यूब कोष्टक जूल बराबर 4184 जूल। ऊष्मीय क्षमता। यदि हम 1 कैलोरी अथवा 4.184 जूल ऊष्मा 1 ग्राम जल को दें तो जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि किसी अन्य पदार्थ की इतनी ही मात्रा को इतनी ही ऊष्मा दी जाए तो क्या होगा? क्या तापवृद्धि भी समान होगी? इसलिए निम्नलिखित प्रयोग को समझाइए। क्रियाकलाप 1। समान आकार कोष्टक 500 लीटर कोष्टक के 2 बीकर लीजिए। कमरे के तापमान पर एक बीकर में 200 मिली जल और दूसरे में 200 मिली वनस्पति तेल भरिए। एक स्प्रिट लैंप की सहायता से दोनों
बीकर एक निश्चित समय तक गर्म कीजिए। अब इन दोनों बीकरों में रखे द्रव का तापमान थर्मामीटर की सहायता से ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे कि वनस्पति तेल का तापमान जल की अपेक्षा अधिक बढ़ा है। अतः स्पष्ट है कि जल की अपेक्षा वनस्पति तेल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः तेल की ऊष्मीय क्षमता जल की तुलना में कम होती है। किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस और जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा की समान मात्रा भिन्न भिन्न पदार्थों का ताप समान रूप से नहीं बढ़ाती है। अतः अलग अलग वस्तुएं अलग अलग ऊष्मीय क्षमता वाली होती हैं। जल की ऊष्मीय क्षमता सर्वोच्च होती है। ऊष्मीय क्षमता पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। ऊष्मा की मात्रा मापने का सूत्र जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ऊष्मा की मात्रा पदार्थ के द्रव्यमान और तापांतर पर निर्भर होती है। ऊष्मा की मात्रा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर भी निर्भर होती है। ऊष्मा की मात्रा को जूल से प्रदर्शित करते हैं। अतः Q बराबर M गुणे S गुणे T, जहाँ M पदार्थ का द्रव्यमान, S पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और T तापांतर है। उदाहरण, एक गिलास में 200 मिली जल भरकर उसे 10 मिनट तक सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। इस जल का ताप 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 1 मिनट में सूर्य से कितनी ऊष्मा इस जल को मिली? 200 मिली जल का द्रव्यमान m बराबर 200 ग्राम जल की विशिष्ट ऊष्मा S बराबर 4.18 जूल ग्राम। जल के ताप में वृद्धि तापांतर T बराबर 2 डिग्री सेल्सियस। अतः 10 मिनट में सूर्य से प्राप्त कुल ऊष्मा Q बराबर M गुणे S गुणे T अथवा Q बराबर 200 गुणे 4.18 गुणे 2 जूल बराबर 1672 जूल। अतः 1 मिनट में प्राप्त ऊष्मा बराबर 1672 बटे 10 बराबर 167.2 जूल। उदाहरण 2, तांबे के 1 किलोग्राम के टुकड़े का ताप 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तांबे की विशिष्ट ऊष्मा S बराबर 0.376 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस। द्रव्यमान M बराबर 1 किग्राम बराबर 1000 ग्राम। तापांतर T बराबर 50 डिग्री सेल्सियस। अतः ऊष्मा की मात्रा Q बराबर M गुणे S गुणे T बराबर 1000 गुणे 0.376 गुणे 50 जूल बराबर 18,800 जूल। स्मरणीय तथ्य, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो अणुओं की गति के रूप में प्राप्त होता है। ऊष्मीय ऊर्जा के कारण वस्तु के ताप में अंतर, विस्तार, अवस्था परिवर्तन तथा रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन होते हैं। ऊष्मा की इकाई कैलोरी और जूल होती है। 1 कैलोरी ऊष्मा वह होती है जो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाती है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम भाग का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा ग्रहण करने अथवा मुक्त करने की मात्रा की गणना का सूत्र Q बराबर M गुणे S गुणे T है, जहाँ M
पदार्थ का द्रव्यमान S, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा तथा T तापांतर है। धन्यवाद। ये वाले क्रियाकलाप से है। क्रियाकलाप 2 पढ़िए। क्रियाकलाप 2